वीणा जी, कहाँ रह गईं? आप जल्दी से आइए। बाहर गर्मा गर्म जलेबी लाया हूँ। आ रही हूँ। क्या है, इतनी सुबह क्यों बुला रहे हो? मुझे बहुत काम है घर में। अरे भाग्यवान, ये लो, जलेबी और कचौरी लाया हूँ। बहू को बोलो वो भी आए। तीनों बैठकर आराम से खाएंगे। रामप्रसाद अपनी पत्नी वीणा और बहू माधुरी के साथ गांव में रहते हैं। उनका एक बेटा है जो बाहर शहर में काम करता है और एक बेटी है जिसकी शादी हो गई है। पूरा परिवार हंसी खुशी रह रहा है। एक दिन शहर से उनका बेटा रमेश घर आता है। पूरे परिवार में खुशी का माहौल बन जाता है। दूसरे दिन रमेश और पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी रमेश कहता है, मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। बाबूजी, मुझे पैसों की जरूरत है। मैंने नया बिजनेस शुरू करने का सोचा है। आप गांव के घर और खेत को बेचकर मुझे पैसे दे दीजिए और यहाँ से चलिए मेरे साथ। वैसे भी इस गांव देहात में क्या रखा है। बेटा, गांव छोड़कर कहाँ जाएंगे? मैं नहीं जा सकता कहीं और। खेत बेच कैसे दूं? वह हमारी पुश्तैनी जमीन है। बाबूजी, मुझे पैसे चाहिए। आप जमीन गिरवी रख दीजिए। मेरा बिजनेस जब शुरू हो जाएगा मैं सारी जमीन छुड़वा लूंगा। रामप्रसाद जी उदास बैठकर सोच रहे थे, अपने पुरखों की मेहनत से ली जमीन कैसे गिरवी रखूं। तभी वहां उनकी पत्नी वीणा जी आती हैं। इतना क्यों सोच रहे हो? दे दो पैसे। बोल तो रहा है छुड़वा लेगा जमीन, और वैसे भी उसकी कामयाबी से हमारे पुरखों को भी तो खुशी होगी ना। इतना मत सोचो। जमीन गिरवी रख के पैसे दे दो। रामप्रसाद जी जमींदार के पास जमीन गिरवी रखकर अपने बेटे को पैसे दे देते हैं। पैसे लेकर रमेश शहर चला जाता है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। उनका बेटा भी पैसा भेजना बंद कर देता है। पैसों की तंगी होने लगती है। एक दिन रमेश का फोन आता है। माँ, अब मैं वापस नहीं आऊंगा। और आप माधुरी को भी बोल दो, वह भी अपने घर चली जाए। मुझे उससे अब कोई रिश्ता नहीं रखना है। उस एक फोन कॉल ने पूरे घर को तोड़कर रख दिया था। सभी उदास बैठे थे। घर में मातम सा छा गया था। अब जमीन भी गई और बेटे ने भी हाथ छुड़ा लिया। राम प्रसाद जी और वीणा दोनों अपनी बहू के बारे में सोच रहे थे कि उससे क्या कहेंगे। माँ, पिताजी, क्या हुआ? आप दोनों इतने उदास क्यों हैं? सब ठीक है ना? वीणा जी बड़ी हिम्मत करके माधुरी को सच्चाई बताने जाती हैं। माधुरी, रमेश का फोन आया था। वह कह रहा था कि अब वह कभी हमारे पास नहीं लौटेगा और अब उसे तुम्हारे साथ भी कोई रिश्ता नहीं रखना है। अब मैं तुमसे क्या कहूँ बेटी, हम तो बर्बाद हो गए। हमारे बेटे ने तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब न हमारे पास जमीन है और न ही इनके शरीर में इतनी ताकत के ये मजदूरी कर सके। अब तुमसे मैं क्या कहूँ? तुम अगर रुकना चाहो तो रुक सकती हो, नहीं तो अपने मायके भी जा सकती हो। हमें माफ कर दो बेटी। माधुरी रोते हुए कमरे में चली जाती है। इतने दिनों तक जिस रिश्ते को उसने दिल से अपनाया और निभाया था, आज वह रिश्ता एक पल में खत्म हो गया था। हे भगवान,
मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? अब मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं? तेरी कोई गलती नहीं है बेटी, सारा कसूर तो हमारा है। हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी। तूने तो बहू से बढ़कर हमें बेटी जैसा प्यार दिया है। चुप हो जा बेटी और अपने बारे में सोच। तू जो फैसला लेगी हमें मंजूर होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। घर बिल्कुल शांत पड़ गया था। राम प्रसाद जी अब न जलेबी कचौरी लाते थे और न ही वीणा जी की आवाज घर में सुनाई पड़ती थी। सब कुछ ठहर सा गया था। सुबह सुबह राम प्रसाद जी और वीणा जी दोनों कमरे में बैठकर कुछ सोच रहे थे। तभी वहां माधुरी आती है। माँ, पिताजी, मैंने फैसला कर लिया है। मैं यहीं रहूंगी, आप दोनों के साथ। हमारी जमीन भी जमींदार से वापस लूंगी और घर भी संभालूंगी। जिस इंसान को हमारी जरा भी परवाह नहीं, हम उसकी वजह से क्यों दुखी रहे। अब मैं इतनी मेहनत करूंगी कि सब कुछ ठीक हो जाए। माधुरी दूसरे ही दिन जमींदार के पास पहुंच जाती है और उससे 6 महीने का समय मांगती है। जमींदार भी उसे 6 महीने का समय देने के लिए राजी हो जाता है। जमींदार से समय लेने के बाद वह घर आती है। माधुरी घर के बाहर बैठकर सोचती रहती है। तभी उसकी नजर गौशाला पर पड़ती है। उनकी सारी जमीन तो गिरवी थी, पर अब भी उनके पास 4 गायें थीं। माधुरी बिना समय गवाए गौशाला साफ करने लगती है। तभी वहां वीणा जी आती हैं। बेटी, तू गौशाला क्यों साफ कर रही है? माँ, मैं अब इनका ध्यान रखूंगी और इन्हें अच्छा खाना भी दूंगी, जिससे ये ज्यादा दूध दें। फिर उसे बेचकर पैसा जमा करूंगी ताकि अपनी पुश्तैनी जमीन छुड़ा सकूं और आप दोनों की जरूरतें भी पूरी कर सकूं। पूरे 2 महीने माधुरी जी जान से मेहनत करती है, पर उसे कोई सफलता नहीं मिलती। वह बस घर खर्च जितना ही पैसा कमाती है। माधुरी ये समझ जाती है कि गायों को हरी घास भी देनी होगी। वह अब जंगल से हरी घास लाकर गायों को देने लगती है। 1 महीने बाद सारी गायें ज्यादा दूध देने लगती हैं। माधुरी को अब अच्छी कमाई होने लगी है। कुछ दिनों बाद वह जमींदार से अपनी पुश्तैनी जमीन छुड़ा लेती है। ऐसे करते करते वह बड़ा सा खटाल खोल लेती है और उसमें लोग भी रख लेती है। अब वह कामयाब हो चुकी थी और घर में तीनों खुशी खुशी रह रहे थे। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रमेश घर वापस आ जाता है। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी राम प्रसाद जी कहते हैं, मुश्किल वक्त में हमें छोड़कर चला गया था, अब क्या लेने आया है तू? बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसे के लालच में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, तूने सिर्फ हमारे साथ किया होता तो मैं माफ भी कर देता, पर तूने अपनी पत्नी के साथ जो कुछ किया मैं उसे कभी नहीं भूल सकता और तुझे कभी नहीं माफ कर पाऊंगा। हर गलती को माफ करना आसान नहीं होता। रमेश के परिवार वाले भी उसे माफ नहीं कर पाते हैं।